जापान के इतिहास में हुआ एक ऐसा मिस्टीरियस इंसिडेंट जिसकी मिस्ट्री सॉल्व करने की तो कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन उसकी मिस्ट्री आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। ये बात तब की है जब जापान में ईडो पीरियड चल रहा था अंडर द आइसोलेशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी ऑफ साकुको। इस पॉलिसी के तहत जापान उस टाइम पे पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गया था। किसी भी दूसरे कंट्री के लोगों का जापान में उस टाइम पे आना अलाउड नहीं था एंड इनफैक्ट जापान के लोग भी अपनी कंट्री छोड़ के बाहर नहीं जा सकते थे। सपोज अगर कोई जापान छोड़ के बाहर जाता है एंड वापस वो जापान के अंदर आता है तो उसे मौत की सजा सुना दी जाती थी। यहाँ तक कि जापानीज लोगों को दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना भी अलाउड नहीं था। अब ये जो ईडो पीरियड था वो 1608 से लेके 1867 तक चला था एंड इस दौरान जापान में बहुत सारी चीजें हो रही थी जो उस टाइम बाकी दुनिया से छुपी हुई थी। जैसे कि जापान के अंदर ही वॉर्स हो रहे थे एंड मिलिट्री लीडर्स का राइज एंड फॉल हो रहा था एंड उस टाइम बाकी दुनिया इन चीजों से अनअवेयर थी। लेकिन इसी दौरान जापान में एक ऐसा मिस्टीरियस इंसिडेंट हुआ जिसकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। सो ये बात है 22 फरवरी 1803 की, जब जापान के हिटाची प्रोविंस में, जो कि करंट टाइम का इबाराकी प्रीफेक्चर है, वहाँ कुछ मछुआरे रोज की तरह समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ रहे थे। तभी उन्हें समुद्र के किनारे एक अजीब सी वेसल जैसी कोई चीज तैरते हुए दिखाई दी। अब उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर वो चीज है क्या एंड वो बहुत क्यूरियस हो गए थे उसके बारे में जानने के लिए। इसलिए वो उसे टो करके उसे पानी के बाहर किनारे पर ले आते हैं। अब किनारे लाने के बाद वो उसे अच्छी तरह एग्जामिन करते हैं। उनके अकॉर्डिंग उस वेसल की शेप किसी राइस पिट या फिर इंसेंस बर्नर जैसी थी, जिसका टॉप पोर्शन डोम शेप का था एंड अगर बात करें उसकी साइज की तो वो 3.3 मीटर्स लंबी एंड 5.4 मीटर्स चौड़ी थी एंड वो ज्यादातर रोजवुड की लकड़ी जैसी किसी लकड़ियों से बनी हुई थी एंड उसका जो नीचे का पोर्शन था वहां मेटल प्लेट्स लगाई गई थी जिसे कि कॉपर का बताया जाता है, जो शायद उसे नुकीले पत्थरों से बचाने के लिए लगाई गई होंगी। एंड उस वेसल के अपर पोर्शन के चारों तरफ विंडोज लगे हुए थे जिन्हें लकड़ी के फ्रेम्स में अटैच करके लगाया गया था। अब जब उन मछुआरों ने विंडोज के थ्रू अंदर देखा तब उन्हें बहुत सी चीजें दिखाई दी, जैसे कि अंदर बेडशीट्स एंड कारपेट्स पड़ी हुई थी और अंदर कुछ खाने की चीजें भी थी, जैसे कि मीट का टुकड़ा और ब्रेड या केक जैसे दिखने वाली कोई चीज, और साथ में एक पानी की बोतल भी थी जिसमें तकरीबन 3.6 लीटर जितना पानी भरा हुआ था। और अंदर की दीवारों पे कुछ अननोन लैंग्वेज के सिंबल्स एंड टेक्स्ट लिखे हुए थे जिन्हें वो मछुआरे पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने वो लैंग्वेज पहले कभी नहीं देखी थी। अब इन सारी चीजों से तो ये लग रहा था कि अंदर कोई रहता है। जब वो मछुआरे उस वेसल को और करीब से देख ही रहे थे तभी उस वेसल का हैच खुलता है एंड उस वेसल के अंदर से एक अजीब सी लड़की बाहर आती है। अजीब सी लड़की से मेरा मतलब है कि वो दिखने में तो इंसान ही थी, लेकिन उन मछुआरों ने उससे पहले ऐसी कोई लड़की नहीं देखी थी। अगर उस लड़की के अपीयरेंस की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग वो लड़की बहुत ही सुंदर थी एंड उसकी स्किन पेल व्हाइट कलर की थी एंड उसके बाल ऊपर से रेड कलर के थे एंड नीचे आते आते वो व्हाइट कलर के हो गए थे, जिन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि शायद उसने व्हाइट कलर के कुछ एक्सटेंशंस लगाए हैं जो किसी फैब्रिक या फिर किसी और मटेरियल से बने हुए थे। एंड उसके फेस पे सबसे वियर्ड उसके आईब्रोज थे क्योंकि वो रेड कलर के थे एंड उन मछुआरों ने रेड आईब्रोज वाली कोई लड़की आज तक नहीं देखी थी। उस लड़की ने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी किसी अननोन मटेरियल से बने हुए थे एंड अगर बात करें उस लड़की के हाइट एंड उसकी एज की तो वो तकरीबन 5 फीट लंबी थी एंड उसकी एज 18 से 20 साल बताई जाती है। अब उन मछुआरों के अकॉर्डिंग उस लड़की का बिहेवियर एकदम फ्रेंडली था एंड वो उन लोगों से बात भी कर रही थी, लेकिन वो जो लैंग्वेज बोल रही थी वो लैंग्वेज वहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। इनफैक्ट जब उन लोगों ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की तब उस लड़की को भी उन लोगों की बात समझ नहीं आ रही थी। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी क्योंकि जब उनको एक दूसरे की बातें समझ ही नहीं आ रही है तब मछुआरों को पता कैसे चलेगा कि आखिर ये लड़की है कौन एंड ये कहां से आई है। इसके अलावा वो लड़की अपने साथ एक बॉक्स कैरी कर रही थी जिसका साइज अराउंड 23 सेंटीमीटर्स बताया जाता है एंड वो लड़की उस बॉक्स को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी क्योंकि वो किसी को भी उस बॉक्स को छूने नहीं दे रही थी, चाहे वो मछुआरे उससे प्यार से वो बॉक्स मांगे या किसी और तरीके से। लेकिन चाहे जो हो जाए वो लड़की उस बॉक्स को खुद से दूर नहीं कर रही थी, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद उस बॉक्स में उस लड़की की कोई बहुत ही ज्यादा प्रेशियस चीज रखी हो। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर वो प्रेशियस चीज है क्या। अब क्योंकि ना ही वो लड़की किसी को वो बॉक्स छूने दे रही थी ताकि एटलीस्ट उस बॉक्स को खोल के पता कर सके कि उसमें है क्या, और ना ही वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे,
तो आखिर अब पता कैसे चलेगा कि उस बॉक्स में है क्या? अब क्योंकि वहां उन मछुआरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस लड़की को अपने साथ विलेज में ले आए ताकि शायद विलेज के दूसरे लोग कुछ सॉल्यूशन निकाल पाए। लेकिन वहां भी सब कुछ सेम था। ना ही कोई उस लड़की से कम्युनिकेट कर पा रहा था और ना ही वो लड़की किसी को वो बॉक्स छूने दे रही थी। विलेज के लोगों ने सोचा होगा कि शायद उन्हें उस बॉक्स में कुछ ऐसा मिल सके जिससे एटलीस्ट उन्हें उस लड़की के बारे में कुछ पता चल सके। अब क्योंकि वो लड़की उस बॉक्स को देने के लिए तैयार नहीं थी, तो आखिर उस लड़की के बारे में पता लगाए तो लगाए कैसे? सब लोग इसी सोच में डूबे हुए थे। तभी उस विलेज के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने वहां मौजूद लोगों को कहा कि ऐसा ही कुछ इतिहास में भी हो चुका है, जहां एक स्टेट की प्रिंसेस को एक लड़के से प्यार हो गया था एंड वो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन उस प्रिंसेस के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए वो प्रिंसेस अपने लवर के साथ शादी करने के लिए घर से भाग गई। लेकिन किंग ने अपने सैनिकों से कह के उन दोनों को पकड़वा लिया एंड उस किंग ने उस लड़के का सिर काट के उसकी बॉडी से अलग करवा दिया। लेकिन फिर वो प्रिंसेस अपने लवर का सिर एक बॉक्स में रख के एक बोट में बैठ के अपने किंगडम से भाग जाती है। अब इस किस्से को सुनने के बाद सबको ये लगने लगा कि शायद ये लड़की भी अपने लवर के सिर को बॉक्स में रख के अपने किंगडम से भाग आई है। अब विलेज के लोगों ने सोचा कि अगर वो उस लड़की को अपने विलेज में रखेंगे तो वहां की मिलिट्री उस लड़की को मार देगी या फिर उन्हें बुरी किस्मत का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि जिस वेसल से वो आई है वो उसे उसी वेसल में बैठा के वापस समुद्र में छोड़ देंगे एंड बाकी उसकी किस्मत उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगी। एंड उन्होंने वही किया, वापस उसे वेसल में बैठा के समुद्र में छोड़ दिया। अब विलेज के लोगों ने उस लड़की और उस इंसिडेंट का नाम उत्सुरो बुने रखा, जिसका मतलब होता है हॉलो बोट या फिर एम्प्टी शिप। एंड इतिहास में भी इस इंसिडेंट को उत्सुरो बुने के नाम से ही मेंशन किया गया है। एंड जिस विलेज के लोगों ने उस लड़की की मदद की थी उनके साथ क्या हुआ इस बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। अब अगर जापान के एंशिएंट टेक्स्ट पे फोकस करें तो ये कोई पहला केस नहीं था जहां कोई अजीब लड़की समुद्र के किनारे पाई गई हो। 11th में 1698 में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हो चुका है जहां एक औरत समुद्र के किनारे एक अजीब से वेसल से बाहर निकली थी। ये इंसिडेंट जापान के टोयोहाशी में हुआ था। वो औरत वेसल से बाहर निकल के लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि उसे कुछ बताना है या फिर उसे किसी चीज के बारे में जानना है। लेकिन एक दूसरे की लैंग्वेज ना समझ पाने के कारण वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। एंड आखिर में वो औरत वापस अपने वेसल में बैठ के नागासाकी की ओर चली गई। एंड इन इंसिडेंट्स को हिस्टोरिकल बुक्स में फैक्ट्स की तरह डॉक्यूमेंट किया गया है। अब बात करें अगर उत्सुरो बुने वाले इंसिडेंट की, तो इस इंसिडेंट को एटलीस्ट 12 हिस्टोरिकल टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, जिनमें से 3 टेक्स्ट ज्यादा हाईलाइट या फिर कह सकते हैं कि ज्यादा फेमस है। पहले नंबर पे है टोइन शोसेत्सु टेल्स फ्रॉम द गार्डन, जिसे ईयर 1825 में क्योकुटी बेकिन, जिन्हें ताकीजावा बेकिन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस बुक को लिखा था। एंड इस बुक में उन्होंने उस इंसिडेंट के बारे में डिटेल में बताया है। एंड फिलहाल ये बुक मुक्योक्याई तोशोकन नाम के एक लाइब्रेरी में डिस्प्ले करके रखी हुई है, जो टोक्यो प्रीफेक्चर में है। दूसरे नंबर पे है योरियू कीशु डायरीज एंड स्टोरीज ऑफ कास्टवेज, जिसे ईयर 1835 में लिखा गया था। एंड इसका जो ऑथर है वो अननोन है। इस बुक में भी उस इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। हाँ, इसमें कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस भी है, लेकिन ओवरऑल स्टोरी पहले वाली बुक जैसी ही सेम है। एंड फिलहाल ये बुक टेनरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, जो कि टेनरी सिटी में पड़ता है, वहां डिस्प्ले करके लगाई गई है। एंड ये टेनरी सिटी नारा प्रीफेक्चर में पड़ता है। तीसरे नंबर पे है उमिनो चिरी डस्ट ऑफ द प्लम, जिसे ईयर 1844 में नागाहाशी माटा जीरो ने लिखा था। इस बुक में भी पहले 2 बुक्स की तरह ही उत्सुरो बुना वाले इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो इसमें भी है, लेकिन ओवरऑल स्टोरी इसकी भी सेम ही है। एंड फिलहाल ये बुक इवासे बुनको टोशोकन नाम की एक प्राइवेट लाइब्रेरी में डिस्प्ले करके लगाई गई है, जो कि मारा सिटी में पड़ता है। अब ये तो हो गई टेक्स्ट की बात, लेकिन चलो अब कुछ थियरीज पे फोकस करते हैं जो इस इंसिडेंट के अराउंड काफी रिवॉल्व करती है। कुछ रिसर्चर्स स्पेसिफिकली बात करें तो कुछ यूएफओलॉजिस्ट ये मानते हैं कि शायद ये जापान का पहला एलियन एनकाउंटर का केस था। वो लड़की एक एलियन थी एंड वो वेसल एक यूएफओ था, क्योंकि उस वेसल के शेप को जिस तरह डिस्क्राइब किया गया है वो बिल्कुल किसी यूएफओ से मैच होता है। एंड उसके अलावा वो लड़की जो लैंग्वेज बोल रही थी एंड जो सिंबल्स उस वेसल की दीवारों पे थे वो भी अननोन थे। एंड इन रीजंस की वजह से कुछ लोग इसे एक एलियन एनकाउंटर का केस मानते हैं। एक दूसरी थियरी की बात करें
तो उसके अकॉर्डिंग जापान के इतिहास में कुछ ऐसी कहानियां हैं जहां समुद्र के अंदर से कुछ डिवाइन बीइंग्स या फिर कुछ स्पिरिट्स बाहर आती हैं, एंड शायद वो लड़की भी उन्हीं में से कुछ थी। इसके अलावा एक थियरी ये कहती है कि वो लड़की एक फॉरेनर हो सकती है जो रशिया, कोरिया या फिर किसी और कंट्री से आई होगी। एंड क्योंकि उस टाइम पे ईडो पीरियड चल रहा था, तो अगर कोई बाहर की कंट्री से वहां आएगा तो उनके लिए वो इंसान अजीब ही होगा। वैसे उन दीवारों पे जो सिंबल्स बने हुए थे उनमें से एक सिंबल कोरिया के फ्लैग की तरह ही दिखता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि वो लड़की कोरिया से आई होगी, तो मैं आपको बता दूं कि कोरिया का फ्लैग 1882 में क्रिएट हुआ था एंड ये इंसिडेंट 1803 में हुआ था। तो ऐसा हो सकता है कि शायद कोरिया के फ्लैग को बनाने के लिए इंस्पिरेशन वहां से ली गई हो, या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है। इसके अलावा एक थियरी तो ये भी कहती है कि शायद वो लड़की एक टाइम ट्रैवलर है, क्योंकि उस लड़की का अपीयरेंस एंड उस वेसल का डिजाइन काफी यूनिक था। सो इसलिए कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वो लड़की किसी और एरा से बिलोंग करती होगी एंड उस बॉक्स में शायद उस जमाने के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या फिर इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, तभी वो किसी को भी उस बॉक्स को छूने नहीं दे रही थी। अब ऐसी और भी बहुत सी थियरीज है इस इंसिडेंट के बारे में जो कई सारे रिसर्चर्स ने दी है, लेकिन इन्हीं सारे रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर जिनका नाम तानाका काजुओ था, जो कि रिसर्चर के साथ साथ एक प्रोफेसर भी थे, उन्होंने इस केस में अपनी एक थियरी दी है एंड इस थियरी पे बहुत लोग बिलीव करते हैं। अब तानाका उत्सुरो बुना वाले इंसिडेंट से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे एंड वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के सिर्फ इस इंसिडेंट पे ही अपना पूरा समय देने लगे एंड उन्होंने इस केस पे डिटेल्ड रिसर्च किया, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि उन्हें नहीं लगता कि ये इंसिडेंट कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या फिर सुपर नेचुरल इंसिडेंट था, बल्कि उनके अकॉर्डिंग वो लड़की एक फॉरेनर थी जो रशिया या फिर किसी और यूरोपियन कंट्री से आई होगी एंड ऑब्वियसली वहां की लैंग्वेज अलग होती है, इसलिए जापान के लोगों के लिए वो लैंग्वेज अननोन थी। एंड जहां तक बात है उस लड़की के अपीयरेंस की, तो क्योंकि वो लड़की किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करती थी, तो नॉर्मल सी बात है कि उसके लुक्स एंड उसके पहनावे में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। एंड वो जापान में ईडो पीरियड के टाइम आई थी एंड उस वक्त वहां के लोग आइसोलेशन में रहते थे, तो जापान के आदमियों ने सिर्फ जापानीज औरतों को ही देखा होगा एंड जब वो लड़की आई होगी तो ऑब्वियसली जापान के लोगों के लिए वो लड़की अजीब ही होगी, क्योंकि उसके लुक्स जापानीज औरतों के लुक्स से एकदम अलग थे। एंड जब तानाका ने 18th एंड 19th सेंचुरी के कुछ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया, तब उन्हें पता चला कि जिस तरह के कपड़े उस लड़की ने पहने हुए थे, वो कपड़े रशिया और यूरोपियन कंट्रीज के कपड़ों से कुछ हद तक मैच होते थे। सो ओवरऑल तानाका का कहना था कि वो लड़की कोई एलियन नहीं थी, बल्कि वो एक फॉरेनर थी जो या तो भाग के अपनी कंट्री से जापान में आई होगी या फिर किसी और रीजन की वजह से। लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा लॉजिकल थियरी यही लग रही है, लेकिन आफ्टर ऑल ये भी सिर्फ एक थियरी ही है। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है जिससे कि ये साबित हो जाए कि वो लड़की एक फॉरेनर ही थी। सो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी उत्सुरो बुने की। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी थियरीज दी है, लेकिन इस इंसिडेंट की मिस्ट्री आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया एंड ये इंसिडेंट एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन के ही रह चुकी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस मिस्टीरियस इंसिडेंट के बारे में? आप अपनी थियरीज कमेंट करके जरूर बताना। बाकी तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।